जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं अभी खिलजी वंश की, और खिलजी वंश के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी जिसका शासनकाल है 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी के इससे पहले वीडियो में मैं उसका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ बताकर, प्रारंभिक जीवन बताकर उसके अभियानों की हम लोगों ने बात की। अब जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है खिलजी वंश का, जिसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा जाता है, उसका सुधार, कि शासक बनने के पश्चात उसने क्या क्या सुधार करवाया, है ना। इस सुधार के अंतर्गत यदि देखा जाए तो सैन्य सुधार, उसके बाद आर्थिक सुधार के अंतर्गत भूमि सुधार और बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में क्या अन्य सुधार। इसके अलावा उसने और क्या क्या सुधार कराए, इन सब की हम लोग बात करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सैन्य सुधार की, कि अलाउद्दीन ने सैन्य सुधार कैसे किया। तो सैन्य सुधार, तो याद रखिएगा, सेना के अंतर यदि देखा जाए तो अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता है कि इसने क्या कर दिया, सबसे पहले एक स्थायी सेना का गठन किया। किसका गठन किया? स्थायी सेना का गठन किया। स्थायी सेना का गठन किया, और इस स्थायी सेना की नियुक्ति के लिए, इनकी नियुक्ति के लिए आरिज ए मुमालिक नामक सैन्य मंत्री, सेना मंत्री की नियुक्ति की। ठीक है, पर क्या बोला, स्थायी सेना का गठन किया और सेनाओं की नियुक्ति के लिए क्या किया, आरिज ए मुमालिक नामक पद का गठन किया। ठीक है, आरिज ए मुमालिक क्या है? ये सेना का मंत्री है। आरिज ए मुमालिक नामक सेना मंत्री की नियुक्ति की इसने, और इस आरिज ए मुमालिक जो सेना मंत्री थे, इसका काम क्या था, ये सैनिकों की नियुक्ति करता था। सैनिकों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर, नियुक्ति किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, योग्यता के आधार पर सेना की नियुक्ति की और एक स्थायी सेना का गठन किया। ये जो स्थायी सेना थी, उसने क्या किया, हमेशा स्थायी सेना अपनी राजधानी में स्थायी रूप से सेना बनाकर रखता था। हमने देखा अभियान की बात की, तो हमने देखा कि अलाउद्दीन ने क्या किया, बहुत सारे अभियान किए। तो अभियान किसके बल पे किया? सेना के बल पर ही किया। और इस अभियान करने के लिए, साम्राज्य विस्तार करने के लिए ही अलाउद्दीन ने क्या किया, एक स्थायी सेना का गठन किया। अलाउद्दीन से पहले हमने देखा कि सुल्तान के पास अपनी स्वयं की सेना ना के बराबर होती थी, और सुल्तान किस पर डिपेंड होता था सेना के लिए? इक्तेदारों पर। इक्तेदारों का काम था क्या, कि वो क्या करता था, इक्तेदार अपने पास सेना रखते थे और आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को क्या करते थे, सैन्य सेवा देते थे। ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है इक्तेदारी व्यवस्था में। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, इक्तेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। इक्तेदारी प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, इक्तेदारी प्रथा को समाप्त किया। प्रथा को समाप्त कर सेनाओं को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। याद रखिएगा, सेनाओं को नगद वेतन देने वाला ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है। नगद वेतन देना प्रारंभ किया। बात समझ रहे हैं आप मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इससे पहले क्या होता था, इक्तेदार लोग क्या रखते थे, अपनी सेना रखते थे, और वो सेना को क्या करते थे, जागीर के रूप में वेतन प्राप्त होता था, या जो इक्तेदार थे उनको भी जागीर के रूप में क्या होता था, वेतन प्राप्त होता था। तो इसने क्या कर दिया, ये इक्तेदारी व्यवस्था थी, पूर्णतः इसको समाप्त कर दिया, बंद कर दिया। स्वयं की एक स्थायी सेना की नियुक्ति की, स्थायी सेना का गठन किया। इस स्थायी सेना की नियुक्ति के लिए पर्टिकुलर एक पद बनाया, आरिज ए मुमालिक, और इसका काम क्या था कि योग्यता के आधार पर सैनिकों की क्या करना, नियुक्ति करना। और प्रथम सुल्तान था जिसने क्या किया, सेनाओं को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। याद रखिएगा। अब यहाँ पर इसने क्या किया, स्थायी सेना का तो गठन कर दिया, हमेशा राजधानी में इसके पास क्या होती थी, एक स्थायी सेना परमानेंट होती थी, जिसके बल पर ये क्या करता था, अभियान करता था। इसने क्या किया, सेना में हुलिया एवं दाग प्रथा प्रारंभ किया। हुलिया एवं दाग प्रथा
की शुरुआत की या दाग प्रथा को लागू किया, कुछ भी लिख सकते हैं हम, शुरुआत की। तो कैसे शुरुआत की दाग प्रथा और हुलिया प्रथा क्या था? तो इसमें ऐसा था कि देखो, सैनिकों का हुलिया रजिस्टर्ड में लिखा जाता था कि सैनिकों का हुलिया क्या है। हुलिया के अंतर्गत क्या किया जाता था? सैनिकों का हुलिया रिकॉर्ड किया जाता था या दर्ज किया जाता था। देखो, सैनिकों का हुलिया दर्ज किया जाता था। और दाग प्रथा के अंतर्गत क्या किया जाता था? तो जो सेना के जो घोड़े होते थे, घोड़े को, सेना के घोड़े को, ठीक है, सेना के घोड़े को दागा जाता था। देखो, ऐसा इसलिए किया जाता था ना, इसके पीछे उद्देश्य ये था कि होता ये था कि सेना क्या करती थी, युद्ध के समय क्या होती थी, उसके पास जो अच्छे घोड़े होते थे उसको युद्ध में वो नहीं ले जाते थे, है ना। जो कमज़ोर अस्वस्थ घोड़ा हो जाता था उसको पकड़ कर चले जाते थे। और घोड़ा, हथियार, ये सभी क्या होता था, सैन्य सामग्री, घोड़ा, हथियार इत्यादि राज्य के द्वारा सेनाओं को प्रदान किया जाता था। तो सेना क्या करते थे, जो राज्य के द्वारा प्रदान किया गया बेहतर घोड़ा था, उस घोड़े को न ले जाकर अपना पुराना घोड़ा या कमज़ोर घोड़ा उसको ले जाते थे युद्ध में। इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए क्या किया गया, दाग प्रथा का प्रारंभ किया गया कि ये जो घोड़ा को जिसको दाग दिया गया है वही घोड़ा जाएगा कहाँ, अभियान में सेना के साथ। इसलिए इस प्रथा की शुरुआत की गई। इसी प्रकार हुलिया प्रथा की कि हमारी कौन कौन सी सेना, स्थायी सेना में कौन कौन सेना शामिल है उसका रिकॉर्ड हो, हमारे पास दर्ज हो, इसलिए उनके हुलिया का क्या किया जाता था, रिकॉर्ड दर्ज किया जाता था। याद रखिएगा, सेनाओं को सैन्य सामग्री, ये जो सैन्य सामग्री होती थी सेनाओं की, तो ये जो सैन्य सामग्री था, ये सैन्य सामग्री राज्य के द्वारा प्रदान की जाती थी, मतलब सैन्य सामग्री में क्या हो गया, घोड़े हो गए, हथियार हो गए, इसको क्या बोला जाता था, राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता था। साथ में यदि बात किया जाए तो इसने क्या किया, एक अस्पा दो अस्पा पद्धति भी इसके समय लागू की। एक अस्पा और दो अस्पा पद्धति, तो ये एक अस्पा और दो अस्पा पद्धति, ये है कुछ नहीं, बस ये वर्ड आपको याद रखना है कि जो सेना एक घोड़ा रखता था उसको एक अस्पा बोला जाता था, जो एक घोड़ा रखता था, और जो क्या करता था, जो दो घोड़ा रखता था, तो याद रखिएगा, ऐसा सेना जिसके पास एक घोड़ा होती थी उसको एक अस्पा बोला जाता था, और ऐसा सेना का व्यक्ति जिसके पास दो घोड़ा होता था उसको दो अस्पा बोला जाता था। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो यही है आपका क्या, अलाउद्दीन की क्या, सैन्य सुधार, जिसके अंतर्गत साफ बोल सकते हो कि अलाउद्दीन ने क्या किया, अपने साम्राज्यवादी नीति को सुदृढ़ तरीके से लागू करने के लिए या साम्राज्य के विस्तार के करने के उद्देश्य से उसने क्या किया, एक स्थायी सेना का गठन किया। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने स्थायी सेना का गठन किया, और इस स्थायी सेनाओं में सेना की नियुक्ति के लिए आरिज-ए मुमालिक नामक सेना मंत्री की नियुक्ति की, जो क्या करता था, योग्यता के आधार पर, जाति और वंश के बिना उसको परे करके योग्यता के आधार पर क्या करता था, सेनाओं की नियुक्ति करता था। इक्तेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और सेनाओं को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। याद रखिएगा, ये प्रथम सुल्तान था जिसने नगद वेतन देना प्रारंभ किया, ठीक है। और साथ में क्या बोला जा रहा है, इसने सेना में क्या किया, दाग एवं हुलिया प्रथा, सेना में हुलिया एवं दाग प्रथा की शुरुआत की। हुलिया क्या था, सेनाओं के हुलिया को दर्ज किया जाता था। दाग क्या था, घोड़े को दागा जाता था, जैसे गर्म किसी चीज़ें से घोड़े को दागना, ठीक है, एक निशान बनाना ताकि वो पहचान हो जाए कि ये क्या है, राज्य की सेना का घोड़ा है करके, ठीक है। इसके अलावा हम क्या बोल रहे हैं कि एक अस्पा, सेनाओं को सैन्य सामग्री कौन प्रदान करता था, राज्य के द्वारा प्रदान की जाती थी, और साथ में क्या किया जाता था, एक अस्पा और दो अस्पा पद्धति भी लागू की। एक अस्पा और दो अस्पा क्या था, तो ये है कुछ नहीं, कोई विशेष सिस्टम नहीं था,
ऐसी सेना जिसके पास एक घोड़ा होता था उसको एक अस्पा बोला गया। ऐसी सेना जिसके पास 2 घोड़ा होता था उसको 2 अस्पा बोला गया, है ना। और इस पूरे सैन्य संगठन या सैन्य सुधार का उद्देश्य क्या था? एक स्थायी सेना निर्मित करके अपने साम्राज्य का क्या करना? विस्तार करना। ये इसका क्या था? इसका उद्देश्य था। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? अभी फिलहाल हमने देखा अलाउद्दीन का क्या? सैन्य सुधार। अब दूसरा आता है क्या? आर्थिक सुधार। और आर्थिक सुधार के अंतर्गत क्या रहा है? भूमि सुधार। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं भूमि सुधार की। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, है ना, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने क्या कराया? भूमि सुधार का कार्य किया। इसके लिए इसने क्या किया? भूमि सुधार के अंतर्गत या इस उद्देश्य से, भूमि सुधार के उद्देश्य से, तो भूमि सुधार के उद्देश्य से इसने पर्टिकुलर एक विभाग का गठन किया। क्या किया? विभाग का गठन किया जिसे बोला गया दीवान ए मस्त खराज। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दीवान ए मस्त खराज नामक, मस्त खराज, ठीक है, खराज है वो, ठीक है। दीवान ए मस्त खराज नामक क्या किया? एक विभाग का गठन किया। और इस विभाग के गठन करने के पश्चात यह प्रथम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, प्रथम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने क्या किया? भूमि की पैमाइश कराई, भूमि का मापन कराया। और ये जो भूमि का मापन कराया, इस मापन का आधार क्या था? तो भूमि के मापन का आधार था, आधार मसाहत। आधार क्या था? मसाहत। मसाहत के आधार पर इसने क्या कराया? मापन कराया। अब मसाहत क्या था? तो मसाहत को बोल सकते हो आप भूमि की इकाई। भूमि की क्या थी? इकाई थी। ठीक है, तो भूमि के सुधार करने का उद्देश्य क्या था? भूमि सुधार करने का उद्देश्य ये था कि इसको जानना था कि मेरे राज्य के अंतर्गत कितनी भूमि है जिस पर क्या होती है? कृषि होती है, और कितनी गैर कृषि भूमि है ना। इस बात को जानने के लिए इसने क्या किया? भूमि सुधार कराया। और भू सुधार करने के उद्देश्य से क्या किया? दीवान ए मस्त खराज नामक क्या किया? एक विभाग की स्थापना की। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने क्या किया? भूमि का मापन कराया। ठीक है, तो भू सुधार के अंतर्गत इसने क्या की? एक विभाग की स्थापना की, भूमि का मापन कराया। और भूमि के मापन के लिए जो इकाई थी, आधार था, उसका नाम क्या था? मसाहत। अब मसाहत भूमि की इकाई थी। जैसे कि अभी हम हेक्टेयर बोलते हैं, है ना, कहीं बीघा बोला जाता है, कहीं एकड़ बोला जाता है, ऐसे ये क्या था? भूमि का इकाई था। और सबसे छोटी जो इकाई थी, भूमि की सबसे छोटी जो इकाई थी उसे बिस्वा बोला जाता था। भूमि की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई वो क्या कहलाती थी? बिस्वा। याद रखिएगा, वो क्या कहलाती थी? बिस्वा कहलाती थी, है ना। और इसने क्या किया? लगान में वृद्धि की, है ना। इसने क्या किया? ये जो भूमि का मापन करवाया, और भूमि का छोटी इकाई क्या था? मैं क्या बोला? बिस्वा। इसके समय इसने क्या किया? भूमि कर को बढ़ाया, भूमि कर, ठीक है, जिसको बोला जाता था खराज। भूमि कर जिसको क्या बोला जाता था? खराज में क्या की? वृद्धि की। और ये कितना वृद्धि किया? तो बोला गया खराज जो था ये हिंदुओं से, और दूसरी तरफ क्या? मुसलमानों से। तो हिंदुओं से जो खराज लिया जाता था वो था 1/2, और मुसलमानों से जो लिया जाता था वो था 1/4। मैं क्या बता रहा हूँ? इसने क्या किया? भूमि का मापन करवाने के पश्चात भूमि कर में क्या की? वृद्धि की। ठीक है, और ये जो भूमि कर था, उत्पादन कर था, वो कितना लिया जाता था? हिंदुओं से लिया जाता था 50%, और दूसरी तरफ मुस्लिमों से कितना लिया जाता था? 25%, 1/4। ठीक है, इसके अलावा यदि देखा जाए तो इसने क्या रखा था? अगर कर की बात करें, कर की, है ना, तो इसने क्या किया था? हिंदुओं के ऊपर 4 कर लगाया था। हिंदुओं के ऊपर 4 कर था कुल। तो एक तो कर था आपका क्या? खराज। खराज जो क्या था? उत्पादन कर या भूमि कर, इसको उत्पादन कर भी बोल रहे हैं, ठीक है, उत्पादन कर या भूमि कर या कृषि कर, ठीक है, तो इसको उत्पादन कर।
ये कितना था हिंदुओं के ऊपर, जो अभी मैं बताया आपको कितना था, 1/2। इसके अलावा ये क्या था, जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया। ब्राह्मणों के अलावा समस्त हिंदुओं पर क्या लगाया, जजिया कर। इसके बाद इसने क्या लगाया, घड़ी कर लगाया, घड़ी कर। घड़ी कर क्या था, घरों पर लगने वाला कर, घरों पर लगने वाला कर। गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर है ना। तो हिंदू क्या थे, गैर मुसलमान थे, तो गैर मुसलमानों पर एक कर लिया जाता था ब्राह्मण के अलावा। ठीक है, इसके अलावा क्या, घड़ी कर, और इसके अलावा इसमें चरी कर भी लगाया। चरी कर जो क्या था, चारागाह कर, चारागाह कर। दुधारू पशुओं के ऊपर इसने, दुधारू पशुओं के ऊपर, ठीक है, जो पशु दूध देते थे उनके ऊपर चारागाह कर लिया जाता था चरी कर के नाम से। इसके अलावा इसके समय 2 कर और थे। एक कर को बोला जाता था जकात, लेकिन अगर हिंदू की बात करें तो हिंदुओं के लिए 4 कर थे। बात हिंदुओं की होगी तो हिंदुओं के ऊपर 4 कर था। इसके अलावा एक जकात कर था, यह मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। तो याद रखिएगा, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जो क्या कहलाता था, आपका जकात कहलाता था। ठीक है, तो जकात क्या था, धार्मिक कर था। इसी प्रकार कर से संबंधित एक वर्ड है खम्स। खम्स किसको बोला जाता था, तो युद्ध में लूटा गया धन, युद्ध में लूटा गया धन क्या कहलाता था, खम्स कहलाता था। ठीक है, युद्ध में जो धन की लूट की जाती थी, विभिन्न अभियानों में क्या किया जाता था, धन लूटा जाता था, ये धन क्या कहलाता था, खम्स कहलाता था। अब खम्स की अगर बात करें तो इसमें क्या होता था, इसको बांटा जाता था, है ना। इसका बंटवारा कैसे होता था खम्स का, तो इसका जो बंटवारा होता था उसका आधार ये था कि बंटवारा करने के समय इसका 1/4 पार्ट, 1/4 में 1/5 और 4/5, 1/5 पार्ट जो होता था वो सेनाओं को दिया जाता था, और दूसरा क्या, सुल्तान स्वयं रखता था, सुल्तान स्वयं रखता था। तो बात समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। तो भू सुधार के अंतर्गत आपको इतना कुछ जानना है। तो भू सुधार के अंतर्गत क्या बोला मैं, इसने क्या किया, एक विभाग की स्थापना की भूमि सुधार के उद्देश्य से, जिसे क्या बोला गया, दीवान ए मस्त खराज। ठीक है, और इसने क्या किया, दीवान ए मस्त खराज के अंतर्गत इसने क्या किया, फिर भूमि का मापन करवाया। प्रथम सुल्तान था जिसने क्या करवाया, भूमि का मापन कराया। आप चाहोगे ना तो इसके बाद इसको लिख सकते हो कि इस विभाग के अंतर्गत इसने क्या कराया, भूमि का मापन कराया, ऐसे टाइप से। ठीक है, उसके बाद जिसका आधार क्या था, मसाहत। भूमि के मापन का आधार क्या था, मसाहत, जो भूमि की इकाई थी। भूमि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी, विश्वा कहलाती थी। और इसके अलावा जो भूमि कर लिया जाता था, उत्पादन कर या कृषि कर इसको बोला जा रहा है, वो खराज था, इसमें इसने वृद्धि कर दी। हिंदुओं से कितना लिया, 1/2, और मुसलमानों से क्या लिया, 1/4 कर। इसके अलावा इसने अन्य कर भी लगाए, जजिया कर, चरी कर, घरी कर, है ना, जो आगे मैं बताया हूँ। भूमि सुधार का उद्देश्य क्या था, तो भू सुधार करने का उद्देश्य यही था कि ये क्या करे, इसको जानकारी प्राप्त हो कि वास्तव में टोटल हमारे पास कितनी कृषि भूमि है, इसकी जानकारी के लिए इसने क्या किया, ये काम करा। और साथ में मैं बोल रहा हूँ क्या, हिंदुओं के ऊपर ये 4 कर लगते थे। इसके अलावा जकात कर था जो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, और दूसरा क्या था, खम्स था जो युद्ध में लूटा हुआ धन कहलाता था, खम्स। इसका बंटवारा कैसे होता था, अलाउद्दीन खिलजी के समय तो इसका 1/5 पार्ट सेनाओं को दे दिया जाता था, मतलब 20 पार्ट सेनाओं को दिया जाता था और 80% अपना रखता था। ठीक है, 4/5% अपना रखता था। चलिए, ये क्या हुआ इसका भूमि सुधार। अब बात क्या आ रही है इसमें, बाजार नियंत्रण प्रणाली, है ना, इसको मैं लास्ट में लूँगा। हम देखते हैं अन्य सुधार। ठीक है, क्योंकि बाजार नियंत्रण प्रणाली पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और उसके बाद मैं अलाउद्दीन के बाद के शासक को बताकर उसी वीडियो में क्या करूंगा, खिलजी वंश को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो अलाउद्दीन के बाद जो अपने को पढ़ना है वो बहुत थोड़ा सा है, 3 शासकों के बारे में 1-2 फैक्ट जानना है। लेकिन
ये बाजार नियंत्रण प्रणाली ये थोड़ा बड़ा है, तो दोनों को शामिल करके 20-25 मिनट का एक वीडियो बना देंगे, लेकिन हम इसमें हम क्या देखते हैं अन्य सुधार को, इसीलिए मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अन्य सुधार की यदि बात किया जाए अलाउद्दीन खिलजी की, तो अन्य सुधारों में इसने क्या क्या किया, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा सब अन्य सुधार में। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सत्ता का केंद्रीकरण करते हुए समस्त सत्ता अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, समस्त सत्ता अपने हाथों में ले लिया। तो याद रखिएगा सुल्तान ने क्या किया, सुधार करते हुए समस्त शक्ति, कैसे लिखूं, शासन की समस्त शक्ति अपने हाथ में ले लिया। शासन की समस्त शक्ति अपने हाथ में ले लिया, है ना। एक निरंकुश व्यक्ति की तरह इसने शासन किया था। दूसरा बात बोला जाता है इसने ना क्या किया था, मंत्री परिषद का गठन किया था, लेकिन उनसे केवल सलाह लेता था। मंत्री परिषद को कोई कार्य सौंपा नहीं गया था, सिर्फ सलाह लेने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो मंत्री परिषद का गठन किया था, मंत्री परिषद का गठन किया था, केवल सलाह लेने के लिए, केवल सलाह लेने के लिए, और कोई ऐसा नहीं था जैसे कि आज के मंत्री में क्या उनका विभाग होता है और विभाग से संबंधित अपना कार्य होता है। इसके समय में ऐसा नहीं था, कोई विभाग नहीं दिया गया था, ना कोई कार्य सौंपा गया था। उनसे केवल क्या लेता था, सलाह लेता था कि क्या किया जाए करके। ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, प्रथम सुल्तान जिसने क्या किया, धर्म को राजनीति के अधीन लाया। इससे पहले मैं बताया हूँ बलबन के शासनकाल में क्या हुआ था, बलबन ने क्या किया था, धर्म और राजनीति को पृथक किया था। बोला था धर्म अपनी जगह में है, राजनीति अपनी जगह में है। ठीक है, पृथक कर दिया था। लेकिन इसने क्या किया, प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति के अधीन लाया, धर्म पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। काजी उलेमाओं इनका जो आदेश को मानने से इनकार कर दिया और उनको आदेश देने लगा ऐसा करो करके। ठीक है, तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने धर्म पर नियंत्रण स्थापित किया, धर्म पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, और इसने क्या किया, तो इसके पहले के सुल्तानों के द्वारा जितना भी भूमि प्रदान किया गया था दान में, जागीर के रूप में, उन समस्त भूमि को क्या कर लिया, वापस ले लिया। मैं आपको बताया ना, इक्तेदारी प्रथा को इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक है, तो इक्तेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया मतलब समस्त जागीर को इसने क्या कर लिया, वापस ले लिया। राज्य के द्वारा जागीर के रूप में चाहे वो नौकरशाहों को, अमीरों को, सेनाओं को, या दूसरी तरफ किसको, धार्मिक रूप से जो भूमि प्रदान की गई थी, है ना। तो भूमि जो प्रदान की गई थी, इसको ऐसे लिखेंगे, पहले के सुल्तानों के द्वारा, पहले के सुल्तानों के द्वारा वक्फ और मिल्क के रूप में, मैं शब्द को भी डिफाइन करूंगा, मिल्क के रूप में जो भूमि प्रदान की गई थी, जो भूमि प्रदान की गई थी, उन सभी को तो याद रखिएगा, उन सभी को क्या कर लिया, वापस लेकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, खालसा भूमि में क्या, ऐसा भूमि जिस पर कोई निजी अधिकार नहीं है, उस भूमि पर किसका अधिकार है, राजा का या सुल्तान का अधिकार है। ठीक है, वो दिल्ली सल्तनत की भूमि थी, सुल्तान की भूमि थी, जो शासक बनता था, सुल्तान बैठता था, उसकी भूमि थी। उस पर जो कृषि करेगा वो क्या करेगा, राजस्व के रूप में सुल्तान को कर देगा।
तो उसने क्या किया, जितना भी इससे पहले भूमि दान दिया गया था सुल्तानों के द्वारा, चाहे वो धर्म के रूप में हो, मस्जिदों को, उलेमाओं को या काजी को, चाहे वो किस रूप में हो, धर्म के रूप में हो, धार्मिक धर्म से संबंधित हो, धर्म से संबंधित कौन सी भूमि, जो मस्जिद को दी गई है या फिर जो उलेमा को दी गई है, उलेमा वर्ग को, या फिर जो काजी वर्ग को दिया गया है। दूसरा मैं क्या बताया, मिल्क भूमि। तो मिल्क भूमि मीन्स क्या, जो किसको दिया गया है, आमिर को दिया गया है, या फिर जो किसको दिया है, इनाम के रूप में दिया गया है, या जो सेनाओं को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो मिल्क भूमि क्या था, जो नौकरशाहों को, सेनाओं को और इनाम के रूप में जो भूमि दिया गया था। दूसरी तरफ वक्फ भूमि कौन, जो धर्म से संबंधित भूमि था, मस्जिद, उलेमा और काजी वर्ग के लिए दिया गया था। इन समस्त भूमि को मैं यहाँ लिखा ना, क्या किया, पहले के सुल्तानों के द्वारा वक्फ एवं मिल्क के रूप में जो भूमि प्रदान की गई थी, उन सभी को क्या कर लिया, इसने वापस लेकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। और खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, इससे क्या हुई, इससे राजस्व में वृद्धि हुई, कर में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो याद रखिएगा, इसने ये काम किया, ये भी सुधार कराया। ठीक है जी, चलो। तो वक्फ भूमि क्या और मिल्क भूमि समझ गया। इसीलिए मैं बोला कि इसने क्या किया, इक्तेदारी की प्रथा को समाप्त कर दिया। इक्तेदारी की प्रथा को समाप्त किया तो जितनी भूमि थी उन सबको वापस ले लिया। अब इक्तेदार प्रथा को समाप्त कर दिया तो सेना को कैसे करेंगे, तो स्थायी सेना का गठन कर दिया और उनको नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब इस सुल्तान का मानना था, इसका मानना क्या था कि जो विद्रोह होता है, विद्रोह, तो इस विद्रोह का कारण क्या है, तो इसका मानना था कि विद्रोह का कारण क्या है। तो एक तो बोला था कि अधिक संपत्ति, ठीक है। दूसरी तरफ बोला गया क्या, शराब, नशा। तीसरी तरफ बोला गया क्या, सूचना का अभाव, सूचना का अभाव। और चौथा बोला गया क्या, सामाजिक मेल मिलाप, सामाजिक मेल मिलाप। तो अलाउद्दीन खिलजी ना इसको क्या मानता था, विद्रोह का कारण मानता है कि धन अधिक है जिसके पास है वो क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। जो नशा करते हैं वो विद्रोह करते हैं। सूचना का अभाव होता है इसलिए क्या होता है, विद्रोह होता है। और साथ में लोगों का जो मेल मिलाप होता है, इसमें विद्रोह की रणनीति बनती है कि कैसे क्या करना है ना। इसलिए इसने क्या किया, इन सभी चारों चीज़ों का दमन कर दिया। कैसे दमन किया, अधिक संपत्ति था तो सभी संपत्ति को, अधिक संपत्ति जो भी था तो अमीर वर्ग, यहाँ पर मुख्यतः आ रहा है क्या, अमीर वर्ग की संपत्ति को क्या कर लिया, जब्त करवा दिया। संपत्ति को क्या किया, जब्त। इसमें आप उलेमा वर्ग भी जोड़ सकते हो। विद्रोह मुख्यतः कौन करते थे, अमीर वर्ग ही करता था, तो इनकी संपत्ति को क्या कर लिया, जब्त करवा दिया। शराब पर पूर्णता प्रतिबंध करवाया, पूर्णता प्रतिबंध। गुप्तचर व्यवस्था जिसका गठन किसने किया था, बलबन ने, इसको क्या किया, सुदृढ़ किया। सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था सुदृढ़ किया। ठीक है, और साथ में क्या, सामाजिक मेल मिलाप, इस पर पूर्णता प्रतिबंध लगा दिया। बोला गया कि अनुमति के बिना, सुल्तान की अनुमति के बिना कोई भी आयोजन नहीं होगा। सुल्तान की अनुमति के बिना कोई भी आयोजन नहीं होगा। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, हमारे छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं तो यहाँ अभी क्या हो रहा है, विद्रोह मतलब आंदोलन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किनके द्वारा, संविदा जो कर्मचारी है, बिजली कर्मचारी, उनके द्वारा। अब पुलिस उन पर क्या कर रही है, लाठीचार्ज। और अब आदेश भी निकल गया है कि भाई कोई भी जुलूस, धरना प्रदर्शन राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। तो इसने क्या कर दिया, अनुमति ही नहीं देता था, पूर्णता प्रतिबंध कर दिया। शादी विवाह की अनुमति है तो निश्चित लोग ही जाते थे, अदरवाइज बाकी जो आयोजन थे, सामाजिक आयोजन, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, नियंत्रण स्थापित किया, है ना। न उस समय संविधान था, ना ही मूल कर्तव्य था, ना ही सुप्रीम कोर्ट था, है ना। संविधान और मूल कर्तव्य ये सब था ही नहीं। संविधान बोला जाए या सुप्रीम कोर्ट बोला जाए, सब कुछ सुल्तान ही था उस समय। आज तो है ना, अनुमति लेना है, लेकिन प्रदर्शन की अनुमति मांगेंगे तो दिया जाएगा, उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करके अब दिया जाएगा, प्रदान किया जाएगा हमारे वर्तमान में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था।
ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, इन सभी पर पूर्णतः प्रतिबंध करके इस तरीके से क्या करवाया, सुधार किया अपने शासन व्यवस्था को। तो याद रखिएगा, अन्य सुधार में मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ, मैं क्या बोला कि इसने क्या कर दिया, समस्त शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली, है ना, और एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का क्या किया, निर्माण किया। मंत्रिपरिषद का गठन किया था, लेकिन उसका काम क्या था, केवल सलाह देने के लिए, उनको कोई काम नहीं सौंपा था। दूसरी तरफ मैं क्या बता रहा हूँ, प्रथम सुल्तान था जिसने क्या किया, धर्म पर नियंत्रण स्थापित किया, उलेमाओं का आदेश मानने से इनकार किया, उनको अपने नियंत्रण में लिया और उनको आदेश देने लगा ऐसा करो करके, है ना, प्रथम सुल्तान था। आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया है। दूसरी तरफ मैं क्या बता रहा हूँ, सुल्तान के द्वारा जितने भी, मतलब राज्य के द्वारा जितने भी भूमि प्रदान की गई थी, चाहे वो जिस रूप में भी हो, मेजरली 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जा रहा है, वक्फ और मिल्क के रूप में, तो इन सभी भूमि को क्या कर लिया, वापस ले लिया, जिससे क्या हो गई, राज्य की भूमि में वृद्धि हो गई। खालसा भूमि क्या, राज्य की भूमि, जिसके ऊपर नियंत्रण किसका, सुल्तान का। इससे क्या हुआ, सुल्तान के कर में क्या हो गई, वृद्धि हुई। साथ में मैं क्या बता रहा हूँ कि इसका मानना था कि ये जो विद्रोह होता है, इस विद्रोह के कारण क्या है, अधिक संपत्ति, शराब, सूचना का अभाव और सामाजिक मेल मिला। तो इन सभी पर इसने क्या किया, कठोरतापूर्वक इस पर नियंत्रण स्थापित किया और इन सभी चीज़ को क्या किया, कंट्रोल किया। इस प्रकार से इन्होंने देखा जाए तो अनेक सुधार किया। अब बचता है आपका क्या, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, है ना। तो बाजार इंपॉर्टेंट, अभी देखो लगभग 32 मिनट होने वाला है, तो इसलिए मैं अब इस पर नहीं ऐड करूँगा, उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, डोंट वरी, बहुत अच्छे से। और उसके बाद फिर उसी में हम लोग अलाउद्दीन के बाद का जो शासक है, 2-3 शासक है, उनको ऐड करके हम खिलजी वंश को समाप्त कर देंगे। चलिए, अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक किया करो, कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है।